जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हमारी अंशाल की चौथी क्लास होने जा रही है, जिसमें आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, जिसमें से एक पूछा जाता है कि क्या होता है जब एक ऐसा रिएक्शन आता है, आपसे पूछा जाता है पेपर में हमेशा हर बार पूछा जाता है, ये होता है क्या होता है जब। एक मिनट दूसरा मार्कर लेंगे फिर बता दें आपको। एक सवाल आता है केमिस्ट्री में, क्या होता है जब, इस तरह का। फिर नीचे लिखा रहेगा कि मान लीजिए कह दिया गया कि सोडियम की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है, सोडियम की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है, जल से कराई जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये लिखा रहेगा क्या होता है जब, फिर नीचे इस तरह से कोई लाइन लिखी होगी कि इसकी अभिक्रिया इससे करवाई जाती है, इस चीज की अभिक्रिया इससे करवाई जाती है। तो एक तो इस तरह का सवाल केमिस्ट्री में आता है। और दूसरा सवाल होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है। तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, इसमें पूछा गया कि आप ये बता दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड से, है ना, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा, पूछ लेगा कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इस तरह मान लीजिए पूछ लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो तरह के सवाल हमेशा हर बार इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, इसमें से भी आता है और इसमें से भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों में से केवल एक ही पूछता है, लेकिन आना जरूरी बिल्कुल कंफर्म होता है कि एक सवाल इसमें से आएगा। ठीक, तो हम आज इन्हीं दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है कि ये वाली पूछी जा सकती है इस वाले टॉपिक पे। तो हम उन कुछ अभिक्रियाओं को करेंगे जिससे आप अपने वाले आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आना तो स्वाभाविक है कि आएगा ही, लेकिन अगर आता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से बाहर से ना आए, कोई ना कोई क्वेश्चन हमारी क्लास से ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब। ठीक, ये हमारा टॉपिक है, इस पे हम पढ़ेंगे। अब पहला सवाल इसमें है, सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। पहला सवाल, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया जल से कराई जाती है। ठीक है, ये इस तरह से प्रश्न दिया गया है, हमें सोडियम ऑक्साइड लेना है और इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, जल से करवानी है। बस इसमें आपको हिंदी में कुछ नहीं लिखना होता है कि क्या बनेगा क्या लेना है, इसका केवल और केवल कहेगा कि रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें हिंदी नहीं लिखनी पड़ती आपको। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो क्या लेना है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Na2O। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवानी है जल से, तो ये हम ले लेंगे जल। ठीक, तो ये रहा सोडियम ऑक्साइड, ये रहा जल। तो मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड की जगह मान लीजिए कह देता मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कह देता फेरिक ऑक्साइड, वो कह देता कॉपर ऑक्साइड, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो धात्विक ऑक्साइड, ये क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड। और जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सबके सब जल से अभिक्रिया करने के बाद हमेशा क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, NaOH का होल ट्वाइस। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्या है, ये है एक प्रकार का धात्विक हाइड्रोक्साइड है, धात्विक हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मतलब बस आपको इतनी सी बात की याद रखनी है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड का। बस हो गया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, सोडियम की जरूरत नहीं कि सोडियम ही देकर के पूछे, आपसे मैग्नीशियम पूछ सकता है, आयरन पूछ सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी पूछ ले, जिंक ऑक्साइड। अब मान लीजिए इसी में प्रश्न आ गया कि क्या होता है जब, मान लीजिए दूसरा अगर अपने प्रश्न निकलवाए कि जिंक ऑक्साइड, ऐसा प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया
जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है, जल से कराई जाती है। ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट पता है, कुछ भी पूछ ले तो हमें पता है कि जिंक ऑक्साइड क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड को मतलब समझ है ना, कि मतलब जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्योंकि सोडियम एक धातु है और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। इसी प्रकार जिंक भी क्या है, एक धातु और अभिक्रिया किससे होगी, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से ZnO, ये भी क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया किससे करनी है, जल से करनी है। तो फिर से भाई क्या बना देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड यानी ZnOH का होल ट्वाइस। तो इस तरह से ये प्रश्न आएंगे आपके सवाल में, पेपर में। ठीक है, तो ये पहला तरीका हमने देखा। ये अब अगला सवाल हम करते हैं। मान लीजिए कहा गया कि शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, शुष्क बुझे चूने, बुझे चूने की अभिक्रिया, अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, क्लोरीन गैस से करवाई जाती है। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस से कराई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा गया कि शुष्क बुझे चूने, तो पहली बात आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो शुष्क बुझा चूना होता है उसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवानी है, क्लोरीन गैस से। तो ये रहा क्लोरीन गैस का फार्मूला, क्या होता है, Cl2। यहाँ पे इसका नाम नीचे लिख लेंगे, ये है शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना। ठीक, और ये तो क्लोरीन है तो सबको पता है। जब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे क्लोरीन से तो ये बनाएगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। आपने नाम सुना होगा, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ जल के अणु मुक्त होंगे। तो ये रहा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये बना। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का मतलब, ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त करना है तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए। अब इसमें दो सवाल बन सकते हैं। एक तो सवाल ऐसा देगा कि शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्या बनेगा। तो ये वाला थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि अभिक्रिया किसके बीच करवानी है ना। मतलब हमें अभिकारक दिया गया होता है, फिर अगर हमें रिएक्शन करना आता है तो हम इसको बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब यही प्रश्न को घुमा करके देता है, घुमा के कैसे देगा, वो कहेगा कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। अब ये पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे, फिर उसमें केवल इतनी बात दी रहेगी कि शुष्क बुझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बुझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर। तो एक बात इधर वाली दी रहेगी और एक बात इधर वाली दी रहेगी। अब आपको ये वाला पता लगाना है कि अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला आसान होता है क्योंकि इसमें दोनों अभिकारक दिए गए होते हैं। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। चलिए, नोट हो गया। तो पहले हम लोग इस वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन करेंगे, और इस वाले टॉपिक के अगर आपने पढ़ लिए तो वो वाला जो उल्टा पूछता है उसको तो हम अधिकांश कर ही लेंगे, क्योंकि यहीं से वो घुमा के पूछता है, वो कहीं अलग से नहीं होता, होता यहीं से है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। चलिए, अगला सवाल हमारा है, एथेनॉल को शांत H2SO4 की अधिकता के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। अगला एक कौन सा नंबर होगा, चौथा सवाल है कि एथेनॉल को शांत H2SO4 की अधिकता के साथ क्या किया जाता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात दी गई है। मतलब जब हम एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब ये कहा जाएगा कि इसकी उपस्थिति में ऐसा किया जाता है,
तो इसका मतलब होता है कि इसके साथ अभिक्रिया नहीं करवानी है, बस ये वहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो इसको यहाँ पे लिखा जाता है। जब कहेगा कि इस चीज की उपस्थिति में, तो जब उपस्थिति वाला शब्द होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा तीर के ऊपर। और तापमान कितना दिया है 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे तीर पे दिखा देंगे। ठीक, अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है, देखिए यहाँ पे बनती है C2H4। ठीक, इसके साथ साथ जल के अणु निकलते हैं, C2H4 प्लस जल, ये एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, राइट। और ये क्या है, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए ये क्या लिखा है, C2 मतलब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इन इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन। एथीन, तो ये हो गया एथीन, और वो तो जल है, सबको पता है। तो बस एक पूछा गया था कि एथेनॉल को शांत H2SO4 की अधिकतर साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, एथीन प्राप्त होगी, है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाई जाती है। एथेनोइक अम्ल, पांचवा सवाल, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो किससे अभिक्रिया हमें कराना है, एथेनोइक अम्ल से और सोडियम बाइकार्बोनेट से, इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया करवानी है। तो लिखिए इन दोनों के फार्मूले। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक, इसी को हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ये इसका IUPAC नाम लिखा हुआ है, यही है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, और इसी का साधारण नाम क्या होता है, इसी का साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल, जो कहाँ पाया जाता है, सिरके में। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 के साथ। ठीक, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवानी है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सोडियम यहाँ से ये टूट जाएगा H+ और ऐसे इस प्रकार से टूटेगा, तो इसका जो सोडियम होगा, हमने एक दिन बताया था आपको जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे थे, सॉरी द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने कहा था कि मतलब जब ये आयन में यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो टूटने के बाद क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, मतलब इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ मिलेगा। तो देखिए ये टूटेगा ऐसे, मतलब इतना अलग होगा ये वाला भाग, और ये H अलग होगा, तो ये माइनस इसका और सोडियम पे प्लस होता है, हमको पता है। तो इस तरह से बना देंगे, क्या ये बना देंगे CH3COONA, है ना, CH3COONA बना देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ यहाँ पे निकलेगा जल। तो बस ये मेन उत्पाद है, हमसे ये पूछा गया था कि क्या बनेगा। तो इसका नाम कोई बता सकता है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। तो बस ये इसको लिखिए, चलिए नोट हो गया। अगला सवाल हम लोग करते हैं। कितने हो गए, 5। एक मिनट, हम थोड़ा इंक भर ले मार्कर में, फिर दिखाते हैं।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है 6वां। इसमें पूछा गया कि एथेनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ये सवाल काफी अच्छा है। इस रासायनिक अभिक्रिया का एक नाम भी अभी इसको बताएंगे, इसे क्या कहते हैं। कहा गया कि 6वां प्रश्न है, एथेनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ये सवाल काफी अच्छा है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का नाम होता है एस्टरीकरण। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है या एस्टरीकरण क्या है ना। आप अपना ना पेपर में आता है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी लिखने के लिए आता, अक्सर से आता है वाला सवाल। तो चलिए फिर से लिखते हैं क्या, एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH किससे अभिक्रिया करवानी है हमें, एथेनोइक अम्ल से। अभी बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। किसकी उपस्थिति में करवानी है, शांत H2SO4 की उपस्थिति में। तो जिसकी उपस्थिति में करवाना हो तो इसको यहाँ पे लिखते हैं तीर पर। ठीक, अब फिर से वही करना है। देखिए ये टूटेगा ऐसे, हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं एक बार। ये ऐसे टूटेगा, C2H5OH है ना, तो ये ऐसे टूट जाएगा C2H5 प्लस, और ये प्लस टूट जाएगा OH माइनस में ऐसे, और ये टूटेगा ऐसे CH3COO माइनस, और टूट जाएगा H प्लस में ऐसे। ठीक, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है एक। तो हमने कहा था कि जब टूट जाते हैं तो इसका धन आयन वाला भाग इसके ऋण आयन वाले के साथ मिल जाता है, और इसका ऋण आयन वाला भाग इसके धन आयन वाले के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COO और C2H5, और इसके साथ साथ क्या बना देगा, ये जल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ठीक, बस वो तो जल है, सबको पता है। तो मतलब ये हमने तोड़ के दिखा दिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये सवाल काफी अच्छा है, इस अभिक्रिया का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है 7वां नंबर। एथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेन को वायु में जलाया जाता है। ठीक, तो इसमें आपको अब चाहे एथेन दे दे, चाहे मेथेन दे दे, चाहे प्रोपेन दे दे, मतलब ऐसा कुछ भी दे दे, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है ना, ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो हमें बस ये बात याद रखनी है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो जलाने के बाद वो हमेशा क्या देगा, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ वहां पे क्या निकलेगी, जलवाष्प निकलेगी। तो बस अब इसके नाम पे जगह कुछ भी देते, मान लीजिए एथेन यहाँ पे दिया, तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे C2H6। ये एथेन हो गया, इससे जलवाना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे O2। अब इसको ये बनाएगा, हमें पता है कि ये बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या निकलेगी, जलवाष्प। बस यही बनाना था इसमें। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो ये इस तरह के सवाल हमने कितने कर लिए, 7।
डेली क्लास में हम लोग ऐसे 2-4 सवाल करते रहेंगे, ठीक है। एक दिन में सब ऐसे ही करेंगे तो आप थोड़ा सा उब भी जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा अलग अपनी मतलब उसको चेंज करते हैं टॉपिक को, अब अलग टॉपिक पढ़ेंगे। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उम्मीद है कि ये पूछा जाए, उसका नाम है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया, ठीक है, दहन अभिक्रिया पूछा जाएगा कि दहन अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए, ऐसे पूछा जाता है। तो लिखिए, जब, इसमें हम लिखेंगे जब किसी कार्बनिक यौगिक अथवा कार्बनिक पदार्थ को अथवा कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पादन होता है। ठीक है, बस यही है दहन अभिक्रिया। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए क्या मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक हो या फिर कोई कार्बनिक पदार्थ और यौगिक में डिफरेंस क्या है। जैसे में हमने कहा कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। लेकिन पदार्थ का मतलब, मान लीजिए हम लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। हम कोयला जला रहे हैं, तो कोयला क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। तो जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक को या कार्बनिक पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या निकलता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल वाष्प निकलेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, है ना। ऊष्मा, उसके साथ साथ क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसका नाम क्या होता है, दहन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कार्बन, तो ये कार्बन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, तो जलाने पे यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ क्या निकलेगी, ऊष्मा एवं प्रकाश। इसी प्रकार मान लीजिए हमने कहा कि मेथेन है, मेथेन को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे निकलेगा जल वाष्प। इसमें जल वाष्प नहीं निकलता, ठीक है। जब कार्बन गैस मतलब जलाते हैं केवल कार्बन को, तो वहां पे जल वाष्प नहीं निकलता है। इसके साथ साथ इसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। और भी कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक लेकर के आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए। जैसे देखिए एथिल अल्कोहल, ये भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। तो इसको भी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये भी वही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इसके साथ साथ क्या निकलेगी, यहाँ पे ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, दहन अभिक्रिया के। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ क्या निकल रही है, ऊष्मा। और हमने बताया था कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे हम एक नाम और देते हैं, क्या, उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये दहन अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल है। चलिए इनको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट सवाल। हो गया, चलिए हम अगला सवाल अब करेंगे।
अगली अभिक्रिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, उस अभिक्रिया का नाम था केवल संयोजन, मतलब वो केवल संयोजन अभिक्रिया थी। ये क्या नाम लिखा है, ये लिखा है कार्बनिक संयोजन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया, तो लिखिए इसमें, लिखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन निकेल अथवा प्लेटिनम, निकेल अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये किसका है परिभाषा, ये परिभाषा है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, मतलब क्या है कि जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब एल्कीन और एल्काइन वाले, ठीक है, वो सब असंतृप्त कहलाते हैं। तो कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो वो निकेल या फिर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर देगा। उसके बाद किसका निर्माण कर देगा, वो निर्माण कर देगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हमने आपके सामने लिखा C2H4, इसका नाम क्या है, एथीन, है ना, ये है एथीन, और ये किस श्रेणी का होगा, एल्कीन श्रेणी का, इसलिए क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, मतलब H2 से, किसकी उपस्थिति में, निकेल या फिर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देगा, ये बना देगा C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। अब ये जो है, ये क्या है, एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त है। ठीक है, और ये क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके कितने लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा लिखा कि C3 और H6, हाँ C3H6, ये करेगा हाइड्रोजन किससे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा C3H8, ये इस तरह से। तो ये हो गई कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी के साथ यहीं से एक और पूछा जाता है, कार्बनिक विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अगली अभिक्रिया है हमारी कार्बनिक विस्थापन अभिक्रिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं, अर्थात क्लोरीन द्वारा एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को
विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, बस विस्थापित कर दिया जाता है। मतलब बात क्या है कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, क्योंकि उनके चारों बॉन्ड पहले से ही पूरे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल से यहाँ समझाएं, हमने अगर मेथेन बनाया है ना, C2 नहीं, CH4, ये क्या है, मेथेन। अगर इसकी एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाए तो ये इस तरह से बनती है, ऐसे। ठीक, ये स्ट्रक्चर इसका बना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पहले से ही पूरी हैं। तो जब चारों संयोजकताएं पहले से ही पूरी हैं तो मतलब इसमें अब जगह ही नहीं इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होते हैं कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके पास कोई जगह ना होने की वजह से वो क्या होते हैं, बिल्कुल अक्रियाशील होते हैं। मतलब उनकी क्रियाशीलता बिल्कुल कम होती है, वो किसी भी पदार्थ से जल्दी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इनमें एक विशेषता पाई जाती है कि यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाए तब ये क्लोरीन गैस से बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब क्लोरीन गैस क्या करती है कि इनमें से बारी बारी से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देती है। इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बनिक विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए। एग्जाम्पल मान लीजिए CH4 है ना, और ये क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी। इसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, ऐसे ये बन जाएगा CH3Cl, और इसके साथ साथ यहाँ से बन जाएगा HCl, ऐसे। ये देखिए है ना, पहले 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, 3 ही हाइड्रोजन बचे। तो मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट थी, इनको भी लिखिए अपनी कॉपी में। हो गया।